नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो बेसिकली संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया के सबसे पुराना और देखा जाए तो एक ट्रस्टेड ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। मैं ट्रस्टेड इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक चीज़ों को नोटिस करना, अगर सारे ऑटो इंश्योरेंस कंपनी को एक साथ देखा जाए तो अकेला संवर्धन मदरसन सुमी एक ऐसे कंपनी है जो 1 लाख% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो आप कहेंगे सर इसका कोई प्रूफ है क्या? तो चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। आप गूगल में जाना, यहाँ पे संवर्धन के ऊपर जो मदरसन है उसके ऊपर आपको प्राइस को देखना होगा और इसके बाद आप लाइफ टाइम चार्ट को मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को ओपन कर देना। तो कितना, मैं तो 1 लाख बोल रहा था, अभी कितना है 2,40,000% से भी ज़्यादा। तो 2,40,000% से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं, जो ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा एक रिटर्न है। तो मैं इतनी सारी चीज़ आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि आपको एक चीज़ को जानने का मौका मिले कि ऑटो सेक्टर में अगर एक एक कम करके कंपनीज को चेकआउट करेंगे तो इतना ज़्यादा रिटर्न किसी कंपनी ने नहीं दिया। अगर ऑटो इंश्योरेंस कंपनी को चेकआउट करेंगे तो उसमें हमेशा आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए गाड़ी कौन सा बेचा जाएगा वो इम्पोर्टेंस नहीं है, गाड़ी के अंदर कौन सा पेयर पार्ट्स लगाया गया है वो इम्पोर्टेंस है। देखिए मान के चलिए आपके घर में एक गाड़ियाँ है, एक गाड़ी आपने आपका शौक था कि चलो आप एक टाटा के गाड़ी खरीदारी करेंगे, तो आप गाड़ी खरीदारी कर लिए। तो आपके जो बजट था उस बजट के हिसाब से गाड़ी आपने खरीदारी की। तो ऐसे नहीं कि आपके बाद में 5 साल बाद आपको लग रहा होगा कि चलो फिर एक गाड़ी खरीदारी कर लेता हूँ। हाँ, आपके पास पैसा है, आप खरीदारी कर सकते हैं। तो एवरेज लोग क्या करेंगे, मतलब एवरेज सारे लोग यही करेंगे कि एक गाड़ी है चलो उसमें वो मेरे पास रख लेता हूँ और उसके ऊपर काम चला लेता हूँ। तो गाड़ी में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आए, इशू आए तो आप हमेशा पेयर पार्ट्स को चेंज करते रहेंगे। तो इसके मतलब पेयर पार्ट्स, टायर्स, इस सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड हमेशा रहेंगे क्योंकि इस प्रोडक्ट्स का तो हमेशा यूज़ होता ही है। तो कंटिन्यूसली रोटेशन वाइज यूज़ होता ही रहता है। गाड़ी आपका एक ही होगा शायद, मगर इस पेयर पार्ट्स का प्रोडक्ट हमेशा आपका गाड़ी में लगते रहेंगे। तो देखिए माफ़ी चाहता हूँ, आपको लग रहा होगा मैं आपका मतलब आपका गाड़ी को खराब कर रहा हूँ क्योंकि पेयर पार्ट्स बार बार लगाने के बात कर रहा हूँ। तो ये मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के हिसाब से दिया। तो मुझे यही चीज़ आपको बताना था कि कंपनी ज़बरदस्त हो तो उसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड तो होना चाहिए। हाँ, कंपनी के ऊपर वीकनेस कहाँ पे है? जैसे आर ओ सी आर ओ में उतना खासियत नहीं है। स्टॉक के पी रेशियो 45 के आसपास है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 37 के आसपास है। मतलब कंपनी के पी रेशियो में अभी भी एक थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है? एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 128 के आसपास। आज पी रेशियो कितना है? 45 के आसपास। और कंपनी के एवरेज पी रेशियो 5 साल में कितना निकल कर है? 44 के आसपास। मतलब पी रेशियो सस्ते में ही देखने को मिला। और मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी इसके ऊपर एक सिचुएशन ऐसे भी बने जो कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ थोड़ा सा करेक्शन होने के लिए काफ़ी है। तो अभी करेक्शन क्या सही में हो रहा है? चलो एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए जब मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया था और वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बने थे। पहले एक शोल्डर्स बने, उसके बाद एक हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने और फाइनली इसका जो टारगेट लेवल था 53%। मतलब 53% कहाँ से आया? जो इसका टोटल हेड का साइज बने, इसी हेड को मैंने मार्किंग करके ऊपर बिठा दिया। जो टोटल मुझे रेंज निकल के आया करीबन करीबन 37% के आसपास, सॉरी 53% के आसपास। तो क्या 53% मुझे टारगेट मिला? हाँ बिल्कुल मिला, पूरा का पूरा 53% टारगेट दिया, उसके बाद नीचे आया। तो इसके बीच में और एक ट्रेड मुझे देखने को मिल गया। और एक ट्रेड का मतलब क्या है, मैं इसको अगर डिलीट कर दूं तो आपको क्लियर कट सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 के 11 कैंडल बने और वो भी बाइंग कैंडल। और इस टोटल बाइंग कैंडल को मैंने जब रेंज को मार्किंग किया तो मुझे जो डेटा देखने को मिला वो 22.5% के आसपास। इसका मतलब एक बाइंग का रेंज बन चुका है क्योंकि बाइंग का रेंज हमेशा 20% के रेंज बनने से ही मैं काम करता हूँ। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तो इस लेवल को जब टच करेगा, जो लेवल मेरे हिसाब से 163 लेवल होगा, इस लेवल को जब भी टच करेगा तो मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन यहाँ पे लेने वाला हूँ क्योंकि अच्छा खासा एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। तो इस रेंज के बेसिस में हमेशा जब भी इस तरीके से रेंज बनता है तो आपको उस रेंज को फॉलोअप करना चाहिए। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप जाकर कल ही बाई कर लीजिएगा, सेल कर लीजिएगा, जब यहाँ पे टच करेंगे बाई कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। उसके लिए फंडामेंटल फाइनेंशियल को भी चेक करना पड़ेगा। तो सही में कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ आने वाला है, ये बात भी आपको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। और हाँ,
सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में बात करने से पहले समर्थन मदरसन के ऊपर एक गुड अपडेट तो दिखाना मैं भूल गया। देखिए समर्थन मदरसन जो कंपनी है वो आप देख सकते हैं फॉर्म्स न्यू स्टेप डाउन सब्सिडरीज, मतलब खुद की जो एक सब्सिडरीज है उससे वो थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचने वाले हैं, मतलब उससे वो पीछे आने वाले हैं। जैसे एम सुमी को उन्होंने क्या किया, अलग से डीमर्ज कर दिया और उसको लिस्टिंग भी मार्केट में कर दिया। उसी तरीके से संवर्धन का और एक सब्सिडरीज कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल। जो कंपनीज है उसका सब्सिडरीज का नाम कौन सा है, संवर्धना मदरसन एडवांस जो इनोवेशंस है वो कंपनी को वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसका स्टेक बेचने वाला है। कुछ इस तरीके से कुछ न्यूज़ आ रहा है, क्योंकि स्टेप डाउन का मतलब है वो पीछे आ रहा है, मतलब थोड़ा सा उस कंपनी से दूर होने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में कुछ वोलेटिलिटी तो दिखेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू, सोना पीसीसन नाम से भी आप जानते हैं। तो सोना पीसीसन वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। इसके ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, क्योंकि अगर मार्केट शेयर को देखा जाए इस कंपनी का तो 6% जो ईवीज है, जो ईवीज है उस प्रोडक्ट के ऊपर 6% काम करते हैं। और साथ ही साथ वेवल जो मतलब गियर्स है, मतलब इसके ऊपर 4.6% इसका मार्केट शेयर है। और साथ ही साथ जो स्टार्टर मोटर्स है उसके ऊपर 4.660% के आसपास कंपनी मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो बेसिकली कंपनी में हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ मार्केट शेयर तो है, तो एक अच्छी बात होती है। दूसरी बात, कंपनी देखा जाए तो डिफरेंशियल जो गियर्स है उसके ऊपर 32%, डिफरेंशियल जो असेंबल है उसके ऊपर 24%, साथ ही साथ माइक्रो हाइब्रिड जो स्टार्टर है, स्टार्टर मोटर, उसके ऊपर 24%, साथ ही साथ वो मतलब कन्वेंशनल जो मतलब स्टेटर मतलब स्टार्टर जो है मोटर्स है उसके ऊपर 10%। बाकी कुछ छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स के ऊपर और भी गियर्स के ऊपर एंड अदर्स प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कंपनी बिजनेस को एक्चुअली डाइवर्सिफाइड करके रखे अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं, कंपनी का जो पावर ट्रेन है, मतलब कंपनी जिसके ऊपर फ्यूचर में राज मतलब खुद एक स्टेबिलिटी पोजीशन में बने रह सकते हैं, उसके लिए कंपनी का जो बिजनेस है वो बैटरीज ईवीज में 29% बिजनेस कंपनी कर रहा है। साथ ही साथ माइक्रो हाइब्रिड के ऊपर 24%। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आईसी जो मतलब डिपेंडेंट है उसके ऊपर 10%, एंड बाकी पावर सोर्स के ऊपर 37%। मतलब बिजनेस को अलग लेवल में कंपनी यहाँ पे बना के रखे हैं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर सिर्फ ट्रस्ट नहीं करता हूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। कंपनी इस बार भी जून क्वार्टर में हाईएस्टली सेल्स को ग्रोथ किया, चाहे वो क्वार्टर्स बेसिस में हो चाहे वो ईयर बेसिस में हो। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आज तक के हाईएस्ट देखने को मिला। तो देखिए जो कंपनी का हर साल में हर क्वार्टर्स में प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या उस कंपनी को खराब कहना ठीक होगा? ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। क्योंकि लोगों के मन में ना एक डाउट जैसा हो जाता है कि शेयर एक ही जगह पे है, भाग नहीं रहा है, मतलब बेकार कंपनी है। शेयर अगर भागते रहे तो अच्छी कंपनी है। तो बहुत दिनों से देखिए कंपनी के ऊपर शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि एक कंपनी के लिए 700 जो 3 रुपीज़ है, ये जो लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। बार बार इस रेजिस्टेंस को वो फेस करके नीचे आ रहा है। एक बार ब्रेकआउट भी हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट में कुछ दम नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद कोई कैंडल अगर ब्रेकआउट में कुछ इस तरीके से बने, मतलब उसके ऊपर विक्स ज़्यादा हो और उसके बॉडी नीचे ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ट्रेंडिंग डाउन साइड में है। अगर मान लेता इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल अगर स्ट्रांगली बुलिश कैंडल एक देखने को मिलता तो मैं मान लेता ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो चुका है। मगर हुआ कुछ ऐसा, नेक्स्ट कैंडल तो एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने। तो उस बेसिस में क्लियर कट यही पता चल गया कि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद इस 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो आपके क्या ओपिनियन है इस टेक्निकली व्यापार मतलब सारे व्यापारों में? तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उनो मिंडा। तो बेसिकली उनो मिंडा ऑटो इंडस्ट्रीज में थर्ड पोजीशन में है, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं 60,000 करोड़ के आसपास। और उनो मिंडा की एक खासियत पॉइंट है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बाकी कंपनी से बहुत तगड़ा है। आप देखेंगे उनो मिंडा का जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। और एक चीज़ को आप और भी नोटिस करना, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर स्ट्रांगली यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। चाहे वो प्रोमोटर हो, इसके ऊपर 68%, एफएस के पास 8.5%, डीएस के पास 16.5% एंड पब्लिक के पास 6.5%। तो ओवरऑल बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे सॉरी इन्वेस्टर यहाँ पे देखने को मिला। जो इन्वेस्टर
पहले जितना होल्डिंग्स करके रखे थे उससे भी ज़्यादा होल्डिंग्स को बढ़ा दिया। मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा इस कंपनी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी जल्द से जल्द आने वाला है। उससे पहले ही पिछले जो क्वार्टर का रिजल्ट था वो भी देखेंगे, तो हर साल में कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते चले गए, अलग लेवल में सेल्स का ग्रोथ होता रहा। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग एंड पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला, जो पॉजिटिव जर्नी कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, आगे जाने के लिए काफ़ी है। तो आपके क्या ओपिनियन है सारे कंपनीज के ऊपर, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि उनो मिंडा के ऊपर मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि उनो मिंडा के ऊपर दो तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने। पहले एक रेंज बने यहाँ पे 21% का, एक दो कैंडल बने जिसके लिए इस शेयर को नीचे आना पड़ेगा, इस लेवल को टच करना पड़ेगा तभी टारगेट बनेगा। और यहाँ पे भी एक बाइंग कैंडल का रेंज बने, मगर वो रेंज कितना बने, सिर्फ 9 से 10%। तो इसलिए इसको टेडको में नहीं लूंगा। तो जब कंटिन्यूसली बाइंग के रेंज में 20% के ऊपर हो तब मैं कुछ ट्रेड डिसीजन करता हूँ। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है शेयर में नीचे आने के बाद ही कुछ डिसीजन बन सकते हैं। अगर यहाँ से ऊपर गए तो पहले तो एक शोल्डर बन चुके हैं, एक कब सॉरी पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद एक हेड बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा, तो ही ब्रेकआउट होने के बाद एंटी बनेगा। तो देखिए, मैं तो आपको ये ड्राइंग करके दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मेरे कहने से मार्केट तो चलता नहीं है। हाँ, एक प्रेडिक्शन तो मैं कर ही सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपके सारी चीज़ को आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं, फिलोटेक्स, जो मतलब फैशंस लिमिटेड है। तो वो एक छोटा सा कंपनी है, 1200 करोड़ का कंपनी है, मगर कंपनी ने लगातार जर्नी होने के बाद एक बिग फॉल दिखाया। शायद मैनेजमेंट ने इसी के ऊपर डिपेंड करके एक अलग से कोशिश किया कि जितने सारे पब्लिक है उसको किस तरीके से खुद की कंपनी के ऊपर रखा जाए। तो इसलिए डायरेक्टली वो क्या किया, स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया, और वो भी एक चौंकाने वाला स्प्लिट अनाउंसमेंट कर दिया। एक के बदले कंपनी 5 शेयर देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार सोच समझ कर काम करिएगा, क्योंकि इन्वेस्टर के हिसाब से प्रोमोटर के बाद डायरेक्टली पब्लिक के पास ही पूरा का पूरा शेयर है, मतलब रिक्सी कंपनी है। तो एक बार प्लीज़ रिस्क लेने से पहले सारी चीज़ों को रिसर्च करिए, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो प्लीज़ मेरे बात को एज ए एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।